हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। पिछले सेशन में हमने जाना था अकाउंटिंग की नीड्स के बारे में कि जो अकाउंटिंग है उसकी नीड हमें क्यों है। लेकिन हम आज के सेशन में जानेंगे यानी समझेंगे कि अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसका मीनिंग है और वो किस तरीके से हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन है एंड क्या कौन कौन से राइटर ने क्या डेफिनेशन दी है एंड किस इंस्टीट्यूट ने क्या डेफिनेशन दी है, इसको हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आर.एन. एंथोनी की डेफिनेशन। इन आर.एन. एंथोनी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? नियरली एवरी बिजनेस enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. आर.एन. एंथोनी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है। तो इनका कहने का मतलब क्या हुआ? इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन? मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब समझ में आता है? नहीं आता? चलो मैं बता देता हूं। मॉनेटरी टर्म का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो किस में कन्वर्टेड हो? रुपीज में कन्वर्टेड हो। जैसे कि मान लो मैं अभी आपको बताता हूं, इसका एग्जांपल देके आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए ये जो मार्कर है, आपने मान लो ये 5 मार्कर सेल किए। मान लो कि आपने ये 5 मार्कर सेल कर दिए, ठीक है। इसके साथ में आपने दो व्हाइट बोर्ड बेच दिए, 2 व्हाइट बोर्ड्स भी बेचे, तो 2 बोर्ड भी हो गए आपके, ठीक है। तो अब ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी आपके एम्प्लॉय ने कि सर हमने ये सेल कर दिया। तो अब क्या आप इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे? अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आप तो बोलेंगे सर हम तो कर लेंगे। क्या आप इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे? रजिस्टर में तो आप लिख सकते हो, लेकिन एट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। इतने सारे रिकॉर्ड्स लिखोगे कि 5 मार्कर्स बेचे, 2 मार्कर्स बेचे, बोर्ड्स बेचे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। लेकिन बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर देना, यानी कि रुपीज की फॉर्म में। पहले ही बोला था ना, अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे कि अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, इसमें हिंदी के वर्ड्स भी है, इंग्लिश के वर्ड्स भी है। आपको ये लैंग्वेज आती है तो जाहिर सी बात है आपको ये दोनों मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह के इंसान हो तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप, मेरे को पता है आप सब इंडियन ही हो, तो आपको मेरी आवाज समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज हो गई आपके बिजनेस की। समझ में आया यहाँ तक? बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कॉमर्स तो आपको आ ही रखी है, ये समझो, ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आया कि 5 मार्कर्स और 2 बोर्ड्स मैंने सेल कर दिए, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर दो, मान लो कि 5 मार्कर जो है एक कितने का है आपके? 10 रुपीज पर पीस। तो इसको क्या कर देंगे? 10 रुपीज पर पीस। तो 5 मार्कर्स की कितना हो गया? 50 हो गया ना? बोलो तो सही, इतना भी कैलकुलेट नहीं कर पाए आप। 5 मार्कर्स की कितनी प्राइस हो गई? 50 रुपीज। हो गई कि नहीं हो गई? अब मान लो कि जो 2 बोर्ड्स है, इनमें ये कितने रुपए का है एक बोर्ड? मान लो कि आपका ये एक बोर्ड है 100 रुपीज का, ठीक है, पर पीस, ठीक है। तो 100 रुपीज के हिसाब से 2 बोर्ड्स की क्या कीमत हो गई आपकी? 200। तो अब आप इसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हो कि 200 प्लस 50, 250। तो मतलब आप बिजनेस में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने लाखों में, करोड़ों में ट्रांजैक्शन करोगे तो उनमें इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब एक जैसा हो जाएगा। समझ में आया? तो अब वापस डेफिनेशन में आ जाओ। मॉनेटरी टर्म समझ में आ गया होगा ना आपको? यही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो स्टार्टिंग की जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना वो सिर्फ आप रट के ही लिख सकते हो, एग्जाम में अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसको अभी समझ लेना, आगे 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो आगे चलते हैं। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेड। उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है? कलेक्ट करना है, समराइज करना है और एनालाइज करना, ठीक है, एंड रिपोर्टिंग करना। अब रिपोर्टिंग किसको करेंगे? किसको करेंगे? जो इसकी डेलीगेटेड अथॉरिटी है, यानी कि जो इसके यूजर्स है ना, जिनके लिए इंफॉर्मेशन काम की है कि आपने कितने का सेल किया, कितने की परचेज करी, ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसी को तो बताओगे जो उसके काम की है। जिसको पता है, जिसको काम ही नहीं है उसको बताने से कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं? तो उसको ये रिपोर्टिंग कर देना, यही काम किसका है? अकाउंटिंग का। और इन्होंने क्या कहा है? नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि हर एक बिजनेस के पास उसका खुद का अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है। यहां समझ में आया आपको? तो अब देखो यहां पर आपके आर.एन. एंथोनी के अकॉर्डिंग अच्छे समझ में आ गई होगी। राइटर का नाम भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। एग्जाम में आप नॉर्मल डेफिनेशन भी लिख सकते हो,
ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक राइटर की डेफिनेशन लिखते हो तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी 11th से ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 12th में बोर्ड्स में और भी अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे और अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको भी सॉल्व कर पाओगे। अच्छे से समझ लो आप इसको। यहाँ पर आर.एन. एंथोनी नाम तो याद रहेगा ना, साउथ में क्या लिखा हुआ है, एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी, याद तो है ना, बिल्कुल ये वही है। तो इसी तरीके से आप इसको लर्न कर लेना, कोई भी तरीका हो बस लर्न होना चाहिए। समझ में आया? तो बस अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उन्होंने क्या कहा है उसको भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग जो है वो क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। कैसी आर्ट है? रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं। इनके बारे में और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि रिकॉर्डिंग मतलब कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लिख लेना, रिकॉर्ड करना हो गया। क्लासिफाई करना यानी कि आपके पास 5 से 6 तरह के अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए तो उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल देना। जैसे एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल्स डिवाइड हो गया, क्लासिफाई हो गया ना, बिल्कुल वो क्लासिफाई हो गया। फिर आता है समराइज। अब आपने टोटल समराइज कर दिया कि लड़के कितने हैं यानी बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। मान लो 20 + 30 टोटल कितने हो गए? 50। तो समराइज हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तो आप बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर डेफिनेशंस के बाद में और भी अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया उस क्या करना है? अकाउंटिंग का क्या काम हो गया? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर तो आप समझते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से उसको रिकॉर्ड कर लेना, क्लासिफाई कर लेना और समराइज कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इन टर्म्स ऑफ, एंड लगा हुआ है मतलब कि साथ में, बिल्कुल ये क्या बोल रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। और वो भी किस में? देखो फिर से बोला इन्होंने, क्या बोला? मनी की टर्म्स में। यहां पर भी क्या बोला? मॉनेटरी की टर्म्स में। समझ में आया? तो मनी की फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे ना अपने ट्रांजेक्शन को तो फिर क्या फायदा उसका? उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया? वेरी गुड। इसके आगे चल बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कॉमा लगा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शंस मनी के अंदर होना चाहिए और वो सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, वो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं या इवेंट हुए हैं विच आर, वो सारे के सारे इन पार्ट एटलीस्ट, कम से कम, ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, कम से कम एक फाइनेंशियल कैरेक्टर में उनका होना बहुत जरूरी है। अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं हो पाए, मॉनेटरी टर्म में नहीं हुए तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उनको फिर हम क्या कर पाएंगे? अगर वो सब फाइनेंशियल कैरेक्टर में होगा तो उसका हम रिजल्ट जो है उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे और आगे यूजफुल इंफॉर्मेशन बना पाएंगे, और जो उसके यूजर्स हैं उनको हम ये इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तभी तो वो अच्छा रिजल्ट, मतलब कि सही डिसीजन ले पाएंगे ना। उनको पता लगेगा कि भाई इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो वो एक कहने का मतलब है कि अगर आपने लास्ट ईयर जो है आपके बिजनेस में कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है, तो अब इस साल आप जब देखोगे कि अब भाई लास्ट ईयर मैंने इतने ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिया तो अब मैं क्या करूं, तो अब आपके जो यूजर्स हैं जो आपको बताएंगे कि जो उसका यूज करते हैं, ठीक है, यूजर्स के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो आप डिसीजन ले पाओगे कि भाई जहां पर मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिया, मैंने यहाँ पर 15,000 एक्सपेंसेस कर दिया, तो 15,000 में से आप उसको रिड्यूस करके आप उसको 10,000 या फिर 5,000 तक लेके आ सकते हो। उसके बारे में सोच सकते हो कि इसको कैसे कम किया जाए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ना। एब्सोल्युटली आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उस तरीके से आप सोच सकते हो। तो अब इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, अकाउंटिंग को यूज करते हैं। समझ में आया ना यहाँ तक? ये बिल्कुल बेसिक है, आपको एक बार समझ में आ गया ना। स्टार्टिंग के 3 to 5 चैप्टर्स हैं आपके, लगभग 5 चैप्टर्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए ना। वैसे तो एग्जाम में ये सारे 5 to 6 लगभग जीएसटी तक आपके 12 मार्क्स के आएंगे, लेकिन इन सभी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये अगर आपको अच्छे से नहीं आई ना तो आगे के जो 10 मार्क्स के जो चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आया ना? तो 70 मार्क्स का चैप्टर जो मतलब कि जो पेपर है ना वो इन्हीं को समझने की वजह से आएगा। अगर आपने ये इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया ना, तो आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाएंगे और फिर आप
बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि यार ये क्या है, या फिर हम बाकी लोगों की तरह नॉर्मल सर्टिफिकेट ले लोगे कि भाई हम पास हो गए बस। तो वो इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा, सर्टिफिकेट का क्या फायदा जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो इसलिए यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो इसको अच्छे से समझ लो। चाहे से वीडियो को एक बार देखने के बाद नहीं आए समझ में तो एक बार दोबारा देखो। कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आप मेरे को कमेंट्स में, मैं आपको और अच्छे तरीके में समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहां तक तो आपके राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अभी 11th है, 11th के बाद 12th में पूछा जाता है, तो आप अगर एक राइटर की डेफिनेशन देते हो ना तो उसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, मतलब कि एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, और आपको मार्क्स मिलने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट मिलता है, मैं तो ये कहूंगा। तो अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको इसकी डेफिनेशन जो है लिखनी है वो भी सिंपल वे में, तो सिंपल डेफिनेशन भी मैंने लिखी है ये आपके लिए, तो इसको भी समझ लेते हैं। चलो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड communicating financial information to users for correct decision making। यानी कि अकाउंटिंग जो है वो फिर से वापस वही बात आ जाएगी जो इन सभी के अंदर कॉमन है। क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी आर्ट है, अपने जो इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो, बिजनेस से रिलेटेड। उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसको कम्युनिकेट करना, वही इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी। अगर ये जो स्टेप्स बाय है ना, ये देखो आपने देखा होगा ना, इस तरीके से ग्रोथ का चार्ट बनता है कि नहीं बनता है। अगर ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4, ये स्टेप्स अगर आपने एक भी स्किप कर दी, एक भी, जैसे सीढ़ियां होती है उनमें से अगर आपने बीच में से कोई 5th नंबर की सीढ़ी हटा दी तो फिर आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे, बीच में गैप हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी क्या है, एक स्टेप्स है। एक ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई के बाद समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। तो उसको किसमें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कौन सी वाली यूजर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ में आया ना, क्योंकि आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन निकालोगे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, तो वो निकालोगे और किसको दोगे, यूजर्स को, फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। और वो भी किस लिए, जिससे कि वो करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सके और आपके जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो सके। यहां तक आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन सिंपल वाली भी है और आपके राइटर्स के अकॉर्डिंग भी है। एनसीईआरटी में गिवन जो डेफिनेशन है ये वही है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपको दोबारा से बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो यही कहूंगा। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना और इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट कर देना, बस इतना इजी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस इसको एक बार सेंस कर लिया ना आपने। ये बिजनेस जो है ना ये सेंस करने से आ जाता है। अगर आपने इसको समझ लिया सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, और आगे की वीडियो भी आती रहेंगी इसी तरीके से। आज तक के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।